नमस्कार प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपने परिवार का, अपने शरीर का और ख़ास करके अपने पढ़ाई का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, मेरा नाम है अर्जुन और मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल NCERT स्टडी पॉइंट पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, हम अपने तीसरे बुक पर हैं, जैसा कि आपको पता भी होगा। इसमें हमारे 4 चैप्टर हैं, जिसमें हम किस पे चल रहे हैं? तो हम महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन चैप्टर पे चल रहे हैं, जिसका हमने पार्ट 1 कर लिया, सेकंड कर लिया और आज का वीडियो हमारा पार्ट 3 है। और मैं आपको बता दूं, इन दोनों अध्याय को इन दोनों के साथ मैच करके पढ़ना। समझ में आ गया ये दोनों किस अध्याय के हैं? ये हमारे पॉलिटिकल साइंस का दूसरे बुक का है। ठीक है, यही कुछ है हमारा क्लास 12 हिस्ट्री न्यू कोर्स आधुनिक इतिहास महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, पार्ट 3 है हमारा, ध्यान देना। और देखो, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, फ्री का होता है ये, कोई पैसे नहीं लगते हैं इसमें। ठीक है, इससे क्या होता है कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आएगा और बेल आइकन पर क्लिक कर लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। ग्रुप ज्वाइन कर लेना आप, टेलीग्राम पे हमारा ग्रुप है A.K.NCERT स्टडी पॉइंट। ठीक है, सर्च करोगे आ जाएगा। कोई भी क्वेरी रहती है, कोई सवाल रहता है तो इंस्टाग्राम पे आकर मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो। यूजर आईडी आप सभी के सामने लिखा हुआ है, फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। आगे चलते हैं। बोर्ड एग्जाम के हिसाब से सिलेबस की बात करें तो इतने सिलेबस है जो मैंने आपको पार्ट 1 में पढ़ के बता दिया था। पार्ट 1 को मत, अगर आपने नहीं देखा तो बहुत आपको नुकसान होगा। मैं आपको कह दूं तो पार्ट 1 जो है ना, पिलर का काम करता है। जिस प्रकार बिल्डिंग बनाने के लिए पिलर की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार इस चैप्टर को समझने के लिए पार्ट 1 को देखना अत्यंत आवश्यक है, वरना बिल्डिंग गिर जाएगा। ठीक है, पार्ट 1 नहीं देखोगे तो बिल्डिंग बन ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो पार्ट 1 देख लेना, वो पिलर का काम करेगा, एक ढांचा है वो, पूरा हमारा चैप्टर उसके ऊपर ही रहेगा, पूरा सपोर्टर है हमारा वो। ठीक है, पार्ट 1 देखना, बहुत अच्छी तरह से बताया मैंने आपको, बहुत अच्छा है। किला अब ये देखो, चैप्टर 10 क्या था हमारा? विद्रोही राज। मैंने आपको 4 वीडियो में कराया है, चारों वीडियो का पढ़ लेना, देख लेना, समझ लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम टॉपिक की बात करते हैं। देखो टॉपिक क्या है, टॉपिक हमारे टोटल इतने हैं जो मैंने अपने हिसाब से आपके सामने लिखा है। मैं आपको चैप्टर अपने हिसाब से करा रहा हूं, ना कि आपके, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि आपका बुक ही है, मैं आपके बुक के हिसाब से ही करा रहा हूं। लेकिन क्या है, मैं आपको समझाने के लिए अपने हिसाब से कुछ कुछ पॉइंट बता रहा हूं, समझ रहे हो? कुछ कुछ पॉइंट ये है कुछ। मान लो कोई व्यक्ति आपको साइकिल सिखाने के लिए, मतलब साइकिल सिखाता है, साइकिल आपको नहीं आता, आपको सिखाता है, तो कोई व्यक्ति ये करेगा, आपको डायरेक्ट साइकिल में बैठा देगा और बोलेगा आप चलाओ, ऐसे बोलेगा। अब कोई व्यक्ति आपको साइकिल के बारे में बिल्कुल विस्तार से बताएगा कि साइकिल में पैडल क्या काम करता है, हैंडल क्या काम करता है, चक्का क्या काम करता है। तो मैं आपको चैप्टर तो पढ़ा ही रहा हूँ, लेकिन मैं आपको विस्तार से पढ़ा रहा हूँ, समझ गए? उदाहरण देके बताया मैंने आपको। देखो, अब हम बात करते हैं टॉपिक की, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। ये टॉपिक आज के पार्ट 3 में समझेंगे। तो आगे चलते हैं। टॉपिक बहुत अच्छा है और बहुत ही अच्छा है। ये चैप्टर आपने क्लास 10th में भी पढ़ लिया था, भारत में राष्ट्रवाद, वही चैप्टर हमारा यही है। दोनों चैप्टर लगभग लगभग 80% सेम है, कुछ बदलाव नहीं है, ज्यादातर सेम ही है। देखो, अब हमारा आंदोलन शुरू होता है। मैंने आपको कहा था ना, आप अपने बुक के लास्ट वाले पन्ने को देखो। जब चैप्टर समाप्त हो जाता है तो हमारे काल रेखा दे रखा है, काल रेखा दे रखा है ना, वही उसी काल रेखा के हिसाब से मैं आपको करा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। देखो, चंपारण और खेड़ा आंदोलन, इसको समझते हैं, इन दोनों के अर्थ को समझेंगे। देखो, चंपारण आंदोलन और खेड़ा आंदोलन, ये दोनों आंदोलन समझते हैं। देखो, सन 1917, मैंने आपको क्या कहा था, 1915 में इनके गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। उन्होंने इनको कहा था कि आप जो है 2 साल तक अपने भारत देश का दौरा करो कि गरीब कैसे रहते हैं, अमीर कैसे रहते हैं, विषमता है कि नहीं है, सभी का एक दौरा कर लो, तब आप आंदोलन शुरू करना। तो इन्होंने 2 साल लगभग जो है आंदोलन नहीं किया था, दौरा किया था, उद्घाटन समारोह में गए थे ये, सभी प्रकार के इन्होंने दौरा किया था। अब देखो, अब आंदोलन शुरू होता है, सन 1917 आ चुका है। इसका अधिकांश समय महात्मा गांधी जी को किसानों के लिए काश्तकारों की सुरक्षा के साथ साथ अपनी पसंद की फसल उपजाने की आज़ादी दिलाने में बिता। यानी आप ये कह सकते हो कि 1917 का जो हमारा अधिकांश हिस्सा था, जो समय था, महीना था, उसमें जो किसान थे और काश्तकार थे, इनका जो आप फसल है उसको मतलब उगाने में कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी हिस्सेदारी दी थी। ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ ये खड़े हो गए थे वहीं पर। फिर क्या हुआ, अगले वर्ष यानी 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी जी गुजरात के अपने गृह राज्य में 2 अभियानों में संलग्न हो गए, यानी संलग्न हो गए। ठीक है,
पहला अभियान क्या था? पहला अभियान था कि महात्मा गांधी जी जो है अहमदाबाद के श्रम विवाद में हस्तक्षेप कर कपड़े की मिलों में काम करने वाले के लिए काम करने की बेहतर स्थितियां की मांग की थी। इन्होंने जो जो आप कह सकते हो जो अहमदाबाद है वहां पर जो श्रम है, जो मजदूर हैं, उनका एक मील है जहाँ वो कपड़े बनाते हैं या फिर कपड़े का जो काम करते हैं, है ना, तो उनके आज़ादी, उनके हित के रूप में वो खड़े हो गए थे वहाँ पर अहमदाबाद। दूसरा अभियान क्या था? ये दो अभियान की बात कर रहा हूँ 1918 में। दूसरा अभियान था बाद में गांधी जी खेड़ा में जो है नमक खेड़ा में जो है नमक जगह में फसल चौपट होने पर राज्य से किसानों की लगान माफ करने की मांग की। क्या हो रहा था कि जो वर्षा हो रही थी बहुत तेजी से हो रही थी और कहीं ना कहीं नमक के ऊपर टैक्स ज़्यादा था, अंग्रेज नमक के ऊपर टैक्स ज़्यादा लगा रखे थे, तो उनके मतलब उनके पैसे को माफ करने की बात हुई थी। क्या हुआ कि मान लो एक किसान है, वो कहीं ना कहीं फसल उगाता है तो एक दो फसल गंदे हो जाते हैं, उगते नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसी का यहाँ पे बात हो रहा है। असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन को समझते हैं, इनका बहुत ही अच्छा आंदोलन था। इन्होंने सोचा था कि असहयोग आंदोलन के बाद ही भारत देश आजाद हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। असहयोग आंदोलन जो है महात्मा गांधी जी वापस भी ले लेते हैं, एक हादसा हो जाता है, एक हादसा हो जाता है जिसके तहत इनको ये आंदोलन वापस लेना पड़ता है और ये जेल भी चले जाते हैं। असहयोग आंदोलन की शुरुआत और अंत, इसको समझते हैं पूरा डीप। देखो असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन का अर्थ समझ जाओ। देखो असहयोग आंदोलन, सहयोग का मतलब होता है किसी की सहायता करना, असहयोग का अर्थ होता है किसी का सहायता ना करना। असहयोग दोनों का अर्थ यहाँ समझ जाओ तो आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो लंबा बनता है लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। देखो मान लो मैं आपके यहाँ पे बिल्कुल उदाहरण सहित बताऊंगा, ए बी सी डी ई एफ और जी, ये 1 2 3 4 5 6 7, 7 हमारे अंग्रेज हैं, 7 अंग्रेज हैं, ठीक है। अब यहाँ पर है 10,000 जनता, 10,000 जनता। अब क्या है, और एक मान लो आप महात्मा गांधी, ठीक है, एम जी मान सकते हो आप महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी जी कह रहे हैं कि तुम 10,000 आदमी हो ना, तुम 10,000 आदमी इन अंग्रेजों की यानी 7 अंग्रेजों की सहायता मत करो, ये अपने आप भारत देश छोड़ के चले जाएंगे। समझ गए? यानी इन्होंने, यानी महात्मा गांधी जी ने ये नारा दिया था कि तुम जो है यानी आम जनता जो है, तुम अंग्रेजों की सहायता मत करो। अगर वो बोलते हैं स्कूल जाओ तो विद्यार्थी को उन्होंने कह दिया कि अगर तुमको अगर अंग्रेज कहते हैं स्कूल जाओ तो तुम स्कूल मत जाओ, कॉलेज जाने के लिए कहते हैं तो कॉलेज मत जाओ, काम करने के लिए कहते हैं तो काम मत करो, कृषि करने के लिए किसानों को कहते हैं तो कृषि मत करो, ठीक है। वकालत करना छोड़ दिया, ठीक है। मतलब सभी लोग जिनका जो काम है वो करना छोड़ दे रहे थे, जिससे क्या हो रहा था, अंग्रेज कहीं ना कहीं उनको नुकसान होता था और ऐसा लग रहा था महात्मा गांधी जी को कि वो भारत देश छोड़ के चले जाएंगे क्योंकि लोग उनका काम ही नहीं करेंगे, उनका सहयोग ही नहीं होगा, असहयोग की प्राप्ति होगी। समझ गए? तो इस आंदोलन का नाम असहयोग इसलिए रखा गया है क्योंकि इस आंदोलन के तहत अंग्रेजों की सहायता ही नहीं करनी है, तो सहायता ना करने को हम असहयोग नामक शब्द का प्रयोग वहां पे कर सकते हैं। समझ गए? तो असहयोग आंदोलन समझ गए आप क्या होता है? देखो चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा में की गई पहल से गांधी जी एक ऐसे राष्ट्रवादी के रूप में उभरे जिनमें गरीबों के लिए गहरी सहानुभूति दिखी। मैं आपको कह रहा हूं कि शुरू के जो आंदोलन है उसमें गांधी जी जो है वो प्रभु मतलब उनका वर्चस्व नहीं है, लोग उनको इज्जत नहीं देते थे शुरू के आंदोलन में 1917-18 तक में। लेकिन जब ये बड़े बड़े आंदोलन की ओर बढ़ते हैं ना, तब इनके जनता इनको जानने लग जाते हैं, इनको अपना भगवान मानने लग जाते हैं। समझ गए? और आज भी सभी लोग इनको जानते हैं। इनको अभी क्या, इनको जो आप देखो जो रुपया होता है, जो पैसे होते हैं, उन पे भी इनका फोटो डाल रखा है। क्यों डाल रखा है? इसलिए डाल रखा है क्योंकि ये कहीं ना कहीं भारत देश को आजाद करवाने में इनकी बहुत ही ज्यादा भूमिका रही है। अब ऐसा तो है फिर, है ना, तो इनकी सहानुभूति यहाँ पर देखने को मिल जाती है। और रियल आंदोलन है ये, इतिहास का सब्जेक्ट है तो आप इसको झूठा मत समझना, बिल्कुल रियल है, ठीक है। देखो 1914 से 18 के महान युद्ध, आपको पता होगा 1914 से 18 तक हमारा पहला विश्व युद्ध चलता है। 1914 से 18 विश्व युद्ध चलता है मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के बीच में। नहीं नहीं नहीं, हमारा जो ये 1914 से 18 तक का युद्ध है ना, ये पहला विश्व युद्ध है।
ठीक है। तो पहला जो विश्व युद्ध है वो अपना चलता रहता है और खत्म हो जाता है, यही माहौल चलता है जब ये आंदोलन चलता है। ये 1918 का समय है। तो 1918 का जो समय है, इस समय कहीं ना कहीं हमारा जो महान युद्ध है, प्रथम विश्व युद्ध, वो कहीं ना कहीं खत्म होने के तगात पे आ जाता है, यानी कहीं ना कहीं उसके माहौल में आ जाता है। तो युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया था। फिर क्या हुआ, बिना जांच के ही किसी को भी जेल में डालने की अनुमति दे दी थी। यानी मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है, लग रहा है ये आंदोलन करेगा, लग रहा है, तो उनको पहले जेल में डाल दो, ऐसा कुछ कहा गया था अंग्रेजों के तहत। अब सर सिडनी रॉकेट की अध्यक्षता वाली एक समिति की, इनके आधार पर क्या था कि कठोर उपायों को जारी किया गया। ठीक है। इनके तहत क्या किया गया था कि एक रूल लागू किया गया था, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया भी है। ठीक है। जो मैंने आपको यहाँ बताया वो एक रूल था, मतलब कि किसी को भी जेल में डाल दो बिना किसी पूछताछ के। फिर क्या हो जाता है, उत्तरी और पश्चिमी भारत के कस्बों में चारों तरफ बंद के समर्थक में दुकानों और स्कूलों के बंद होने के कारण जीवन लगभग ठहर ठहर सा जाता है, यानी रुक सा जाता है जीवन। गांधी जी 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट के खिलाफ पूरे देश में अभियान चलाते थे। यानी ये लोग जो मतलब इन्होंने चलाया भी था। पंजाब में विशेष रूप से भारी विरोध हुआ था इस समय। पंजाब के बहुत से लोग युद्ध में अंग्रेजों के पक्ष में सेवा की थी। फिर क्या हुआ, यह लोग अपनी सेवा के बदले इनाम की अपेक्षा कर रहे थे, लेकिन अंग्रेजों ने इन्हें इनाम की जगह रॉलेट एक्ट दे दिया। पंजाब जाते समय गांधी जी को मतलब कैद कर लिया। ठीक है। फिर कैद करने के बाद क्या हो जाता है, स्थानीय सज्जनों को गिरफ्तार कर लिया गया जो इस आंदोलन में शामिल थे। फिर क्या हुआ, स्थिति जो है ना धीरे धीरे और भी तनावपूर्ण हो गई तथा अप्रैल 1919 ईस्वी में अमृतसर में यह खून खराबे के चरमोत्कर्ष पर बहुत मतलब ये पहुंच गया था आंदोलन, बहुत ही मतलब खतरनाक हो गया था, हिंसात्मक हो गया था ये। ठीक है। फिर आगे समझते हैं, जब एक अंग्रेज ब्रिगेडियर ने एक राष्ट्रवादी सभा पर गोली चलाने का हुक्म दिया, तब जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड ये आपने क्लास 10th के इतिहास में भी समझा था। ठीक है। ये मैं आपको आगे बताऊंगा ये क्या था। के नाम से जाने गए इस हत्याकांड में 400 से भी अधिक लोग जो है मारे गए। ये जो हमारा पूरा का पूरा एक था। रॉलेट सत्याग्रह से ही गांधी जी एक सच्चे राष्ट्रवादी नेता बन गए थे, जब ये हमारा पूरा चला था एक तरह से ये रॉलेट एक्ट। इसकी सफलता से उत्साहित होकर गांधी जी ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ असहयोग आंदोलन की मांग कर दी। उनसे आग्रह किया गया कि वह स्कूल, कॉलेज और न्यायालय पर ना जाए और किसान कर जो है वो ना चुकाए, ऐसा कहा गया था। गांधी जी ने कहा था कि यदि असहयोग आंदोलन ठीक ढंग से पालन हो गया ना, तो भारत देश 1 वर्ष में ही आजाद हो जाएगा। ये महात्मा गांधी जी कह रहे हैं अपनी स्टेटमेंट में। ठीक है। लेकिन फिर ऐसा होता ही नहीं, आंदोलन समाप्त हो जाता है, मतलब ये वापस ले लेते हैं उस आंदोलन को। अपने संघर्ष का और विस्तार करते हुए उन्होंने खिलाफत आंदोलन के साथ हाथ मिला लिया। ठीक है। फिर वो आंदोलन शुरू हो जाता है, फोटो है ना। फिर आगे समझते हैं, महात्मा गांधी जी ने यह आशा की थी असहयोग आंदोलन को खिलाफत के साथ अगर मिला देंगे, यानी एक तरफ असहयोग आंदोलन था, एक तरफ हमारा खिलाफत आंदोलन था, इन दोनों को अगर हम मिला देंगे तो एक नया स्वरूप बन जाएगा, जिससे कहीं ना कहीं अंग्रेज जो चले जाएंगे भारत से। भारत के 2 प्रमुख धार्मिक समुदाय हिंदू और मुसलमान मिलकर औपनिवेशिक शासन का अंत कर देंगे। औपनिवेशिक यानी समझ गए आप प्राचीन इतिहास को पढ़ते हुए आ रहे हो, तो औपनिवेशिक आपको पता हो गया होगा। पूरा का पूरा हमारा मध्यकालीन उपनिवेशवाद के ऊपर ही था। देखो 1921 से क्या हुआ कि 1921 का जो समय था ना, इस समय 1996 हड़तालें हुई, जिनमें से 6 लाख श्रमिक शामिल थे। और देखो इसी समय क्या होता है, हड़प्पा सभ्यता की खोज भी हो जाती है। 1921 का हमारा समय है। ठीक है। 1921 का समय है और इसी समय रूसी क्रांति भी हो जाता है। ठीक है। ये सब समय है आपस में, तो ये सब भी काम साइड में हो रहा था और साइड में ये आंदोलन भी चल रहा था। 1921 में 396 हड़तालें हुई। 396 आम बात नहीं है, 396
हड़तालें हुई जिनमें 6 लाख श्रमिक शामिल थे। ठीक है। उत्तरी आंध्र की पहाड़ी जनजातियों ने वन्य कानूनों की अवहेलना की कर दी। ठीक है। अवध के किसानों ने भी कर नहीं चुकाया। कुमाऊं के किसानों ने भी उपनिवेशिक अधिकारियों का सम्मान ढोने से मना कर दिया। मतलब कहीं ना कहीं उनका जो सामान है ना, उनको ढोने से मना कर दिया। मतलब अंग्रेजों के खिलाफ सब खड़े हो गए। असहयोग आंदोलन चल रहा है, इसका मतलब यही है कि अंग्रेजों का सहयोग ही नहीं करना, वही असहयोग है। ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखो आगे क्या हुआ। चोरी चोरा कांड हो जाता है। चोरी चोरा कांड कब होता है? ये होता है 4 फरवरी 1922। ठीक है। 4 फरवरी 1922। और अगर आप हड़प्पा सभ्यता को पढ़ते हुए आ रहे हो तो एक चीज आपको बताता हूँ, इसी समय मोहनजोदाड़ो की खोज हो जाती है पाकिस्तान के साइड। ठीक है। देखो आंदोलन तो भारत के अंदर ही चल रहा है, मैं नहीं कह रहा, और भारत और पाकिस्तान एक ही तो थे उस समय। ठीक है। तो साइड में देखें तो मोहनजोदाड़ो नामक जगह पर भी जो है मोहर मिल गए थे। फिर आगे चलते हैं। देखो 1857 के विद्रोह के बाद ये पहली बार असहयोग आंदोलन का परिणाम स्वरूप अंग्रेजी राज की नींव हिल गई। यानी जब मैंने आपको विद्रोही राज चैप्टर पढ़ाया था, मैंने आपको कहा था 1857 का जो हमारा आंदोलन था ना, अंग्रेज हिल गए थे इस आंदोलन से। अंग्रेज डर गए थे इस आंदोलन से। अंग्रेज कहीं ना कहीं बहुत डर गए थे। और 1857 के बाद पहली बार असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई, जो कहीं ना कहीं अंग्रेजों को हिला कर रख दिया। 1857 में पहली बार हिलाया, और फिर अब अंग्रेज डर गए थे इस आंदोलन से। ये भी बहुत प्रमुख आंदोलन था हमारा असहयोग। फिर चोरी चोरा हत्याकांड, मतलब चोरी चोरा कांड क्या हो जाता है ये समझते। देखो फरवरी 1922 ईस्वी में किसानों के एक समूह ने संयुक्त प्रांत के चोरी चोरा पूर्वा में एक पुलिस स्टेशन पर आक्रमण कर दिया, उसको आग लगा दिया। ठीक है। इस अग्निकांड, इसे हम अग्निकांड भी कह रहे थे, अग्निकांड में कई कई पुलिस वाले जो है मारे गए। हिंसा की इस कार्यवाही से महात्मा गांधी जी को यह आंदोलन तत्काल वापस लेना पड़ा। यहां पर एक झटका लगता है। यहां पे क्या होता है, महात्मा गांधी जी जो है वो बोल रहे थे कि हिंसा का प्रयोग नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, किसान जो है जाकर सीधा पुलिस स्टेशन में आग लगा देते हैं। तो क्या हो गया, कहीं ना कहीं हिंसा भड़क जाती है। तो हिंसा भड़कती है तो कहीं ना कहीं महात्मा गांधी जी को सोचते हैं कि मैं इस आंदोलन को वापस ले लेता हूँ, तो ये वापस तुरंत ले लेते हैं। हिंसा बढ़ रहा था उस समय, तो बस आंदोलन समाप्त हो जाता है। असहयोग आंदोलन के दौरान भारत के 1000 व्यक्ति जेल में डाल दिए गए इसी आंदोलन में। ठीक है। संभव गांधी जी को भी मार्च 1922 में राजद्रोह के आरोप में जो है गिरफ्तार कर लिया गया। और मैं आपको इस चैप्टर का एक लास्ट एक चार्ट बताऊंगा कि कब ये गिरफ्तार होते हैं, कब वापसी होती है, कब आंदोलन करते हैं। एक रूल बताऊंगा आपको सीधा। ठीक है। पार्ट आखिरी जो हमारा होगा उसमें बताऊंगा, आप नोट कर सकते हो। अभी भी आप नोट कर लो, नोट्स बनाते हुए चलोगे तो आपको फायदा है। देखो उन पर जांच की कार्यवाही की अध्यक्षता करने वाले जज, जो हमारे जज थे, यानी जो हमारे एक वकील हैं, मतलब एक आप अदालत मान सकते हो, अदालत है उसमें एक जज बैठा हुआ है। जज जो है वो क्या कहता है, वो एक चीज, वो मतलब एक भाषण देता है। वो महात्मा गांधी जी को कहता है कि मतलब वो जो है ना, जज जो है वो इस प्रकार से टिप्पणी करता है कि इस तथ्य को नकारना असंभव होगा कि मैंने आज तक जिनकी जांच की है अथवा करूंगा, आप उनसे भिन्न श्रेणी के हो। यानी आज तक मैंने जिसका भी जांच किया है उनमें आप एक भिन्न श्रेणी के मेरे को दिखाई देते हो, प्रतीत होते हो। इस तथ्य को भी नकारना असंभव होगा कि आपके लाखों देशवासियों की जो दृष्टि है वो आप, मतलब वो जो दृष्टि है वो आप कहीं ना कहीं वो जो है आपको एक महान देशभक्त नेता मानते हैं, आपके जनता। यहाँ तक कि राजनीति में जो लोग आपसे भिन्न मत रखते हैं, आपसे जो भिन्नता है वो रखते हैं, वह भी आपको उच्च आदर्शों और पवित्र जीवन जीने वाले व्यक्ति के रूप में देखते हैं। क्योंकि महात्मा गांधी जी ने कानून की अवहेलना की थी, अंततः उस न्यायपीठ के लिए गांधी जी को 6 वर्षों के लिए जेल में सजा सुनाना आवश्यक था। जज ने कहा था कि मैं चाहता हूं आपको सजा ना सुनाऊं। ठीक है। कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि जो हमारा जज था ना, वो भी कहीं ना कहीं गांधी जी का ही एक प्रेमी था। वो कह रहा था कि मैं, अगर मेरा हो सकता तो मैं आपको जेल में नहीं डालता। ठीक है।
लेकिन उन्होंने कहा कि आप कानून को मानना पड़ेगा, 6 वर्षों की जेल की सजा आपको देनी पड़ेगी। सजा सुना दिया, गांधी जी जाते हैं जेल में। फिर क्या होता है, लेकिन जो जज था ब्रूमफील्ड ने कहा कि यदि भारत में घट रही घटनाओं की वजह से सरकार के लिए सजा के इन वर्षों में कमी आपको मिलती है, मुक्त होता है, मतलब थोड़ा सजा कम हो जाता है, तो इससे ज्यादा प्रसन्न मेरे लिए कोई नहीं होगा। यानी जज कहते हैं कि अगर आपकी ये जो सजा है ना थोड़ी कम हो जाए ना, तो मेरे से ज्यादा खुश कोई नहीं होगा। यानी आप कह सकते हो कि जज है ना वो भी गांधी जी के विचार से प्रेरित है। ठीक है, ये आप कह सकते हो, यही एक स्टेटमेंट था हमारे इस जज का। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा टॉपिक आ जाता है जन नेता के रूप में महात्मा गांधी जी। जन नेता का अर्थ समझ लो आप। देखो यहां पर इनका नाम महात्मा गांधी पड़ गया था पूरा का पूरा। देखो जन नेता, जन मतलब हो जाता है जनता, देश के अंदर के व्यक्ति जनता कहलाते हैं, तो जनता, और नेता मतलब हो जाता है लीडर, यानी जनता के लीडर। जन नेता यानी जनता के नेता। क्या हो जाता है इस समय पे, ये जनता के प्रमुख नेता बन जाते हैं, प्रमुख। इसलिए हम इन्हें जो है हम जन नेता कहते हैं। जन नेता का मतलब ही है जनता के नेता, है ना। शुरू करते हैं ये टॉपिक। देखो 8वां टॉपिक है हमारा, 1922 ईस्वी तक महात्मा गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रवाद को एकदम परिवर्तित कर दिया। 1922 हो गया है, 1922 में इन्होंने परिवर्तित कर दिया। अब यह एक तरह से जो हमारा व्यवसायिक है, वह जो बुद्धिजीवी का ही आंदोलन नहीं रह गया। यानी आप कह सकते हो आंदोलन बहुत बड़ा होते गया, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। देखो, बल्कि हजारों की संख्या में किसान, श्रमिक और कारीगर ने भी इसमें भाग लेना शुरू कर दिया। ठीक है, जो कारीगर थे उन्होंने भाग लेना शुरू कर दिया। इनमें से कई गांधी जी के प्रति आदर व्यक्त करते हुए उन्हें अपना महात्मा कहने लगे। यहीं से महात्मा गांधी जो ये नाम है वो पड़ जाता है। उन्होंने इस बात की प्रशंसा की कि गांधी जी उनके तरह ही वस्त्र पहनते हैं। यानी मैं आपको कह दूं कि जो अंग्रेज थे ना, वो आम जनता से हटकर बहुत ही सूट पहनते थे, कोट पैंट पहनते थे, बहुत ज़्यादा परफ्यूम लगाते थे, बहुत ज़्यादा मतलब फैसिलिटी उनकी थी। लेकिन जो महात्मा गांधी जी थे वो पढ़े लिखे तो थे, वो भी चाहते तो कोट पैंट पहन सकते थे, वो भी चाहते तो फैशन झाड़ सकते थे। लेकिन क्या हुआ कि वो एक मामूली सा धोती और कुर्ते में, मतलब धोती और पैजामा में वो रहते थे, एक लठ लिए रहते थे हाथों में। ठीक है, वो सिंपल सा साधारण सा चप्पल पहनकर लोगों के सामने जो है प्रस्तुत हो जाते थे। कोई भी सूट वूट नहीं था, सिंपल आम जनता के रूप में वो आ जाते थे। लेकिन जो अंग्रेज के थे वो एकदम सूट वूट में आते थे। फिर आगे समझते हैं। देखो, उनकी यानी आम नागरिकों जैसा ही भाषा गांधी जी बोलते थे। आम नागरिक जो है भाषा बोलते हैं, वही महात्मा गांधी जी भी बोलते थे। अन्य नेताओं की तरह वह सामान्य जनसमूह से अलग नहीं खड़े होते। ठीक है, बल्कि वो बल्कि वे क्या है कि उनसे सहानुभूति रखते तथा उनसे घनिष्ठ संबंध भी स्थापित कर लेते थे। फिर आगे समझते हैं, जहां अन्य राष्ट्रवादी नेता पश्चिमी शैली के सूट अथवा भारतीय बंद गला जैसे औपचारिक वस्त्र पहनते थे, सूट वूट पहनते थे, वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो महात्मा गांधी जी लोगों के सामने एकदम सामान्य धोती में आ जाते थे, सामान्य चप्पल था, सामान्य रूप से आ जाते थे। ये फर्क था। हर दिन का कुछ घंटा महात्मा गांधी जी जो है वो चरखा चलाने में बिताते थे। देखो चरखा ऐसा दिखता है, इस प्रकार से वो ज्यादातर जो समय है वो चरखा चलाया करते थे। ठीक है, ज्यादातर जो उनका समय था वो चरखा चलाने में बीतता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा टॉपिक आ जाएगा। देखो 9वां हमारा टॉपिक है जिसका नाम क्या है, इतिहासकार। इतिहासकार शाहिद आमीन, इतिहासकार शाहिद अमीन, अमीन आएगा। ठीक है, अमीन का गांधी जी के प्रति नजरिया। ये हमारे कौन है, इनका नाम देख लो आप। इनका नाम है शहीद, या शाहिद भी कह सकते हैं हम, शाहिद अमीन। इनका नाम क्या है, शाहिद अमीन। और इनका एक नजरिया था महात्मा गांधी जी के प्रति। तो वो नजरिया समझते हैं, उनका नजरिया क्या था। देखो नजरिए की बात करते हैं। इतिहासकार शाहिद अमीन ने एक मंत्र मुग्ध
कर देने वाले अध्ययन में स्थानीय प्रेस द्वारा अज्ञात रिपोर्टों और अफवाहों के जरिए पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों के मन में महात्मा गांधी की जो कल्पना थी उसे ढूंढ निकालने की कोशिश की है। फरवरी 1921 में जब वे एक मतलब इस क्षेत्र से गुजर रहे थे, तब हर जगह भीड़ ने उनका बड़े प्यार से स्वागत किया था 1921 में। फिर क्या हुआ, उनके भाषणों के दौरान कैसा माहौल होता था, इस पर गोरखपुर के एक हिंदी समाचार पत्र यह रिपोर्ट लिखती है कि भटनी में गांधी जी ने स्थानीय जनता को संबोधित किया और इसके बाद ट्रेन गोरखपुर के लिए रवाना हो गई। फिर क्या हुआ, नूनखार, देवरिया, गोरी बाजार, चोरी चौरा और कुसुमही स्टेशनों पर 15 से 20 हजार कम से कम लोग वहां पर, उससे भी ज्यादा थे। महात्मा गांधी जी जो है कुसुमही के दृश्य को देखकर बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि जंगल के बीच स्थित होने के बावजूद उस स्टेशन पर 10,000 के करीब लोग नहीं थे। प्रेम में अभिभूत होकर कुछ लोग रोते हुए देखे गए थे वहां पर। देवरिया में लोग गांधी जी को भैनी दान देना चाहते थे, यानी बहुत ज्यादा दान देना चाहते थे, किंतु इसे उन्होंने उनके गोरखपुर में देने को कहा। लेकिन चोरी चोरा में एक मारवाड़ी सज्जन ने किसी तरह उन्हें कुछ दे दिया। इसके बाद यह क्रम रुका ही नहीं। लेकिन क्या हुआ, एक चादर फैला दी गई जिस पर रुपयों और सिक्कों की बारिश होने लगी। यह दृश्य था कि गोरखपुर स्टेशन के बाहर महात्मा एक ऊंची गाड़ी पर खड़े हो गए और लोगों ने कुछ मिनट के लिए उनका एक तरह से दर्शन किया। ये आपके बुक का स्क्रीनशॉट है जो आपके सामने रखा हुआ है, ठीक है। एक हमारा वो पूरा का पूरा स्वागत वाला कार्यक्रम था। अब देखो 10वां टॉपिक हमारा क्या है, महात्मा गांधी जी की चमत्कारी शक्ति के बारे में कुछ अफवाहें थी। क्या था कि जो हमारे ऐसे कुछ आप समझ सकते हो, मान लो जनता है, ध्यान से समझना, जनता ये हमारा एक तरह जनता है, और जो अंग्रेज है, ठीक है, अंग्रेज जो है वो क्या सोचते हैं कि जो महात्मा गांधी जी हैं ये एक जादूगर है, ये जनता को सम्मोहित कर लेते हैं। पता नहीं क्यों जनता इनके वश में आ जाती है, जनता इनसे प्यार करने लग जाती है, जनता इनको गुरु मानने लग जाती है। कहीं ना कहीं महात्मा गांधी जी में जो है विचित्र कुछ शक्ति है, ये कहीं ना कहीं शक्तिशाली है, ये कहीं ना कहीं जादूगर हैं कि जनता इनके चपेट में आ जाती है, जनता इनके पक्ष में हो जाती है। लेकिन असलियत में क्या है कि जनता इनके पक्ष में जो है कोई जादू टूना से नहीं आती, बल्कि जो इनका व्यवहार है ना वो थोड़ा सा अहिंसात्मक है, थोड़ा सा मतलब ऐसा मान सकते हो आप, थोड़ा सा अलग ही विचार है, ठीक है, थोड़ा सा हट के इनका विचार है। इसलिए कहीं ना कहीं इनका जो अंदाज है वो आम जनता को पसंद आ जाता है। लेकिन जो अंग्रेज है वो इनको शक्ति के बारे में कुछ अफवाहें मानते हैं। अंग्रेज कहते हैं कि कुछ शक्तिशाली चमत्कारी कुछ होगा इनके पास, ऐसा अंग्रेज कहते हैं। देखो इनकी पूजा भी होने लग जाती है, ठीक है, इनकी मतलब कहीं ना कहीं इनका बहुत ज्यादा वर्चस्व हो जाता है भारत के अंदर, लोग जानने लग जाते हैं इनको पूरा भारत जानने लग जाता है धीरे धीरे, ये बहुत पॉपुलर हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो चमत्कारी शक्ति के बारे में इनका क्या मतलब पूरा का पूरा रोल है वो आप यहाँ पढ़ के देख सकते हो, चमत्कारी शक्ति के बारे में पूरा का पूरा, ठीक है, ये आप पढ़ के समझ सकते हो। आगे बढ़ते हैं। देखो 1917 और 1922 के बीच भारतीयों की एक बहुत ही प्रतिभाशाली वर्ग ने स्वयं गांधी जी से मतलब एक तरह से जोड़ लिया। फिर क्या हुआ, इसमें क्या था, महादेव देसाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जयप्रकाश नारायण, ठीक है, कृपलानी, जयप्रकाश नारायण को हम जेपी भी कह देते हैं, सुभाष चंद्र बोस, अब्दुल कलाम आजाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरोजनी नायडू और गोविंद वल्लभ पंत, ये सभी जो है कहने का महात्मा गांधी जी से प्रेरित हो जाते हैं। फिर आगे क्या होता है, महात्मा गांधी जी के यह जो है घनिष्ठ मित्र बन जाते हैं, ठीक है। महात्मा गांधी जी जो है फरवरी 1922 में जेल से रिहा हो जाते हैं। ध्यान देना, ये जेल में 1921 में जाते हैं, रिहा 22 में हो जाते हैं, ऐसे ऐसे। और अब उन्होंने अपना ध्यान घर में बुने कपड़े को बढ़ावा देने तथा
छुआछूत को समाप्त करने में लगाया। ये चाहते थे कि जो भारत देश है उसमें छुआछूत नामक कोई अफवाहें ना हो, कोई धार्मिक उल्टा पुल्टा काम ना हो, ये बंद करना है मुझे, ऐसा इन्होंने एक आइडिया लगाया और ये आंदोलन भी चलाते हैं आगे। देखो, गांधी जी जितने राजनीतिक थे उतने ही समाज सुधारक भी थे। ऐसा नहीं कि ये पॉलिटिक्स को मानते थे पूरा का पूरा। उनको विश्वास था कि स्वतंत्रता के योग्य बनने के लिए भारतीय को बाल विवाह और छुआछूत जैसी जो सामाजिक बुराइयां हैं उनको मुक्त कराना होगा भारतीयों को। ठीक है, एक मत के भारतीयों को दूसरे मत के भारतीयों के लिए सच्चा संयम लाना होगा, और इस प्रकार उन्होंने हिंदू मुसलमानों के सौहार्द पर बल दिया था। अब क्या इन्होंने दिया था, कुछ एग्जाम्पल हैं जो आपके सामने यहाँ पर लिखे हुए हैं। इन सभी एग्जाम्पल को समझ सकते हो कि इन्होंने क्या कहा था इस छुआछूत के चक्कर में, है ना। ये कुछ एग्जाम्पल आप समझ सकते हो पढ़ के, ये पूरे आपके जो है बुक के हैं, स्क्रीनशॉट पढ़ सकते हो आप, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ हमारा पार्ट 3 समाप्त हो जाता है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों, सब्सक्राइब करके जाना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर सकते हो। फ्री का होता है सब्सक्राइब और फ्री का होता है लाइक, और आप अभी पढ़ोगे भी तो वो भी आपके लिए फ्री हो जाता है। बस क्या है कि आपके नेट के जो पैसे खर्चे हो जाते हैं ना, वो अलग चीज़ है। लेकिन यूट्यूब ऐसा जगह है जो आप पढ़ सकते हो। आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन पे क्लिक कर सकते हो, और वीडियो को लाइक कर सकते हो, और कमेंट करके आप बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा है। जिन बच्चों ने आखिरी तक वीडियो देखा है वो बहुत ही मतलब वो तो मतलब आप कह सकते हो वो उन्होंने सब्सक्राइब कर लिया होगा। लेकिन अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बीच में स्किप कर चुके होंगे अभी वीडियो को, तो मैं उनको एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप वीडियो में स्किप करोगे बीच में तो आपके लिए कोई भी बेनिफिट नहीं है, कोई भी आपके लिए फ़ायदा नहीं है। तो आप वीडियो को पूरा देखना, तब आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदा है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, मान लो एक क्लास है, क्लास में टीचर पढ़ा रहा है। अगर आप क्लास में पूरा नहीं रहोगे तो क्या आप क्लास में पढ़ाए गए बातों को ध्यान से समझ पाओगे? नहीं समझ पाओगे। इसलिए वीडियो में बताए गए, वीडियो में क्लास है, क्लास में समझाए गए हर चीज़ को आपको समझ में आना चाहिए, तभी आपको कुछ समझ में आएगा और तभी आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे हिस्ट्री में। क्योंकि हमारा जो प्री बोर्ड है वो चालू होने वाला है लगभग 10 दिन के बाद। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।